एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है पार्ट 3 में, जो कि हमारी सीरीज चल रही है 1000 एमसीक्यू की। उसमें आज ये तीसरा पार्ट है। आज हम करेंगे 41 से 60 तक के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी अपने रिव्यू दे सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं जैसे वीडियो चल रही हैं सारी, और जो सजेशन हो वो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करिए क्या करिए कि जब प्रीमियर आए तभी ज्वाइन करके लाइव चैट में आप अपने आंसर भी कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स हैं वो क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन, इन एक्सरे ट्यूब स्पेस चार्ज इफेक्ट इज मोस्ट प्रोमिनेंट एट। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि ये क्वेश्चन ऐसे ही कराए जा रहे हैं, आज मैंने मेंशन भी कर दिया कि जिस एग्जाम में जब भी पूछे गए, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वो क्या नाम है कि मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं, वन सेक, एम्स ये 2019 में पूछा गया। ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, इन एक्सरे ट्यूब स्पेस चार्ज इफेक्ट इज मोस्ट प्रोमिनेंट एट। ठीक है, तो एक्सरे ट्यूब में कौन सी कंडीशन ऐसी आती है जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट होता है हमारा क्या, स्पेस चार्ज इफेक्ट। ठीक है, स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है, जब क्या नाम है कि कैथोड के पास नियर अबाउट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कैसे फॉर्म होता है, जब थर्मियोनिक एमिशन ज़्यादा होता है बट हमारी केवीपी जो होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से पुल ऑफ नहीं होता है। ठीक है, यानी वो एनोड की साइड नहीं जा पाते इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाता है, उसी को कहते हैं स्पेस चार्ज। ठीक है, स्पेस चार्ज कब ज़्यादा होगा, क्या वो लो एम एंड हाई केवीपी पे होगा, या हाई एम ए लो केवीपी पे होगा, या लो एम ए लो केवीपी पे होगा, या हाई केवीपी एंड हाई एम ए पे होगा। तो जैसा कि ऑप्शन से पता चल रहा है वो किस पे होगा, हाई एम ए, हाई एम ए और लो केवीपी पे। ठीक है, हाई एम ए पे क्या होता है कि ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, लो केवीपी है तो उसको पुल ऑफ नहीं कर पा रही है एनोड की साइड, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा स्पेस चार्ज इफेक्ट जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं इसके अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। जैसा कि ऑप्शन बी था, निमोनिक्स इसका क्या है, स्पेस क्राउड, यानी क्या होता है कि हाई क्राउड हो जाता है। ठीक है, हाई क्राउड हो जाएगा और लो के भी लो पुश करता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या है, एट हाई एम ए मेनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, क्राउड नियर फिलामेंट। ठीक है, लो के बी पी डज नॉट पुल देम फास्ट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, स्पेस चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है स्पेस चार्ज, क्या होता है कि जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड फॉर्म करते हैं नियर द फिलामेंट। ठीक है, उसी को हम कहते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट। ठीक है, और ये कम कैसे होगा, जब हमारा क्या कहते हैं कि लो एम ए हो जाएगा, या फिर हम केवीपी को क्या कर दें, बढ़ा दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड और ओवरऑल 42। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच इंट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायग्नोस्टिक इमेज कंट्रास्ट। ठीक है, ये नीट पीजी का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे आसान क्वेश्चन भी आते हैं, तो सिलेक्शन जब भी रुकता है किसी का भी, वो किसकी वजह से रुकता है, आसान क्वेश्चन की वजह से, कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन की वजह से ऐसा नहीं कि हमारा सिलेक्शन रुकता है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, विच पूछ रहा है कि विच इंट्रैक्शन, ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायग्नोस्टिक इमेज कंट्रास्ट। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक इमेज कंट्रास्ट के लिए कौन सा इंट्रैक्शन हमारा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो कंट्रास्ट के लिए क्या है, पेयर प्रोडक्शन है, या फिर कॉम्पटन स्कैटरिंग है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ब्रह्मस्टर लंग है। ठीक है, तो हमने जैसा कि पढ़ रखा है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, कौन सा इफेक्ट होगा, कौन सा इंट्रैक्शन होगा, वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा वो इनर सेल से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन करता है इंटरेक्ट, और वहाँ पे आयनाइजेशन होता है जिसकी वजह से वैकेंसी फॉर्म होती है। उस वैकेंसी को फॉर्म फिल करने के लिए आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के बाद एल एम के जो भी आते हैं वो इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए उसके बीच एनर्जी का जो होता है रिजोनेंस होता है, यानी ट्रांजिशन होता है, उसकी वजह से हमारी क्या होती है, कैरेस्टेटिक फॉर्म होती है। ठीक है, उसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है कि मोस्ट डोमिनेंट होता है किस पे, लो एनर्जी पे। ठीक है, मोस्ट डोमिनेंट एट लो एनर्जी। ठीक है, लो एनर्जी, और वो एनर्जी कितने के फॉर्म में होती है, 30 to 120 किलो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ।
और मैंने इसके पहले भी बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो अब इसके चलते हैं कि एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। और एक सेकंड और एक बात और बतानी है कि फोटो इलेक्ट्रिक किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एटॉमिक नंबर के क्यूब के, ठीक है। ये जेट फॉर एटॉमिक नंबर और उसकी क्यूब, और एनर्जी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। एनर्जी के क्यूब के होता है कि स्क्वायर के होता है, स्क्वायर के होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है, निमोनिक्स इसकी है फोटो। फोटो का मतलब क्या होता है, पिक्चर कंट्रास्ट होता है, तो ठीक है। ये जो कंट्रास्ट डायग्नोस्टिक इमेज में कंट्रास्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक होता है। इससे आसानी से हम याद कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डोमिनेट्स द डायग्नोस्टिक एनर्जी 20 to 120 किलो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू कंट्रास्ट, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया है कि मतलब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डायग्नोस्टिक कंट्रास्ट के लिए, ठीक है। डोमिनेट कितने पे करता है, 120 to 120 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, टिश्यू कंट्रास्ट के लिए, ठीक है। तो जो हमारा कंट्रास्ट होता है, ठीक है, कंट्रास्ट हम किस किस इफेक्ट को बढ़ाने के लिए देते हैं, कंट्रास्ट मीडिया जो होता है वो हम किस इफेक्ट को बढ़ाने के लिए देते हैं, तो हम किसके लिए देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका भी थोड़ा सही नहीं है, तो इसको मैनेज करिएगा। बाकी आगे चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और 43 ओवरऑल। द फिलामेंट करंट रिक्वायर्ड फॉर थर्मियोनिक एमिशन इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये जिपमर 2018 में पूछा गया, जो कि पीजी का एग्जाम होता है, ठीक है, होता था तब। अभी तो पता नहीं, अभी शायद होता है नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन तो अच्छे ही है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं किसको, पेन चेंज करने में थोड़ा वक्त लग रहा है, अभी सारी चीज़ें मेरे लिए नई हैं, तो इसको मैनेज करिए, ठीक है। द फिलामेंट करंट रिक्वायर्ड फॉर थर्मियोनिक एमिशन इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो फिलामेंट करंट कितनी रिक्वायर्ड होती है, किसके लिए, थर्मियोनिक एमिशन के लिए। थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है, सबसे पहली बात, थर्मियोनिक एमिशन मैंने कि पहले की वीडियो में मेंशन कर रखा है। थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है, जब फिलामेंट को हीट किया जाता है, फिलामेंट को हीट करने के बाद उससे एमिट होते हैं क्या, एमिट होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी इफेक्ट को कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। तो उसके लिए हमें ट्यूब करंट कितनी देनी होगी, क्या 0.1 से 0.5 एम्पियर, या 1 to 5 एम्पियर, या 10 to 15 एम्पियर, या 20 to 30 एम्पियर। तो कितनी देनी होगी, 1 to 5 एम्पियर, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसके क्या चलते हैं, अगले को इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। आंसर बी है, फिलामेंट 5 एम्पियर, ठीक है। तो जैसा कि इससे फिलामेंट से 5 याद कर सकते हैं, तो 5 एम्पियर, 1 to 5 एम्पियर, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो देख लेते हैं। 1 to 5 एम्पियर हीट्स टंगस्टन फिलामेंट टू 2200 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर थर्मियोनिक एमिशन। तो जितना टेम्परेचर जो होता है वो थर्मियोनिक एमिशन के लिए कितना होता है, अबाउट 2200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो 1 to 5 एम्पियर अगर हमें ट्यूब करंट देंगे टंगस्टन के फिलामेंट को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो इतने का डिग्री का क्या नाम है, इंक्रीमेंट होगा उसमें, और जिसकी वजह से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच मटेरियल इज यूज एज ए फिल्टर इन एक्सरे ट्यूब, ठीक है। तो एक्सरे ट्यूब में फिल्टर मटेरियल की तरीके से कौन सा सबस्टेंस यूज होता है, ठीक है, कौन सा सबस्टेंस फिल्टर मटेरियल की तरह के तरीके से यूज होता है, ठीक है। क्या वो कॉपर यूज होता है, क्या वो एल्युमिनियम यूज होता है, क्या वो लेड यूज होता है, क्या टंगस्टन यूज होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि मोस्टली क्या होता है, एल्युमिनियम यूज होता है। एल्युमिनियम लो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर मटेरियल से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लो एनर्जी जो होगी हमारी बीम में, उसको क्या करेगा, रिमूव करने का काम करेगा। और हमें वो लो एनर्जी को रिमूव क्यों करना है, क्योंकि लो एनर्जी जो होती है वो इमेज फॉर्म में, इमेज फॉर्मेशन में, इमेज फॉर्मेशन क्या नहीं करती है, हेल्प नहीं करती है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करती, तो उसकी वो सिर्फ पेसेंट डोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो उसको रिमूव कर देते हैं, तो हमारी इमेज नॉइज भी कम हो जाती है, ठीक है, इमेज नॉइज भी कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पेसेंट डोज हो गया, या इमेज नॉइज हो गया, ठीक है। तो दोनों को कम करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारी रेडिएशन बीम से क्या होता है, उसको लो एनर्जी रेडिएशन को निकालना होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। अब आगे चलते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर बी था, एलू रिमूव्स एल सॉफ्टेज को निकालता है। इसकी निमोनिक्स हो गई, अगर आपको समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई नहीं, आपको इस तरीके से ही याद रखना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, एल्युमिनियम फिल्टर्स
एल्युमिनियम फिल्टर्स एब्जॉर्ब लो एनर्जी फोटॉन्स रिड्यूसिंग पेशेंट स्किन डोज, ठीक है। एल्युमिनियम जो फिल्टर होता है वो एब्जॉर्ब कर देता है लो एनर्जी फोटॉन्स को, ठीक है, और क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है पेशेंट स्किन डोज को, ठीक है। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब इंटेंसिटी जो होती है, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंस क्या होता है? इंटेंस का मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि डेंसिटी से वो ज़्यादा डेंस होगा। तो इस ये क्या बोली गई है, एक्सरे के रेस्पेक्ट में बोली गई है। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? मोर फोटॉन्स होंगे, ठीक है, नंबर्स ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? कौन सी चीज़ बढ़ेगी तो फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, ठीक है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? वो होती है क्या, के वी पी स्क्वायर एम ए के प्रोपोर्शनल होती है, एम ए ओनली के प्रोपोर्शनल होती है, या के वी पी के ओनली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस के ओनली होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, के वी पी के स्क्वायर के होगी और एम ए के को एम ए का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट होगा बट के वी पी स्क्वायर होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है, हमारी इंटेंसिटी जो होती है एक्सरे की वो क्या नाम है, डायरेक्टली रिलेट करती है, और इसके बढ़ने पे इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्वालिटी निमोनिक्स क्या है? क्वालिटी स्क्वायर है, और इनटू क्वांटिटी। एक्सप्लेनेशन क्या है? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवीपी क्वालिटी के स्क्वायर और क्वांटिटी के प्रोडक्ट के, ठीक है। आगे चलते हैं आज के सॉरी आज के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, द मेन फैक्टर अफेक्टिंग पेनिट्रेशन ऑफ एक्सरे, ठीक है। तो जो मेन फैक्टर होता है, यहाँ पे क्या पूछा है? मेन फैक्टर कौन सा ऐसा अफेक्ट करता है पेनिट्रेशन? पेनिट्रेशन से क्या समझते हैं? पेनिट्रेशन से क्या बीम एनर्जी के बारे में समझ में आ रहा है, ठीक है, एक्सरे की। तो क्या वो फिल्ट्रेशन करता है, क्या वो केपीबी करता है, क्या एमएस करता है, क्या एनोड एंगल करता है? तो इसमें से फिल्ट्रेशन तो करता है, रिलेट करता है, बट मेन फैक्टर पूछा है, ठीक है। तो मेन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा? केवीपी हो जाएगा। केवीपी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पेनिट्रेशन के, ठीक है। केवीपी बढ़ेगा तो पेनिट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? केवीपी हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये हो गई मतलब निमोनिक्स हो गई, पेनिट्रेशन कोपुस केवीपी। एक्सप्लेनेशन इसका क्या हो गया? हायर केवीपी, हायर केवीपी, शॉर्टर वेवलेंथ एंड मोर पेनिट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द एनोड हील इफेक्ट? व्हाट इज द एनोड हील इफेक्ट, ठीक है। ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि एम्स में पूछा गया। हील इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। एनोड हील इफेक्ट क्या होता है? इंटेंसिटी का बढ़ जाना कैथोड साइड, या इंटेंसिटी का बढ़ जाना एनोड साइड, ठीक है। यहाँ पे मोर दिया है, मोर यानी मोर मतलब इंक्रीज दिया है। तो क्या इंटेंसिटी बढ़ रही है? इंटेंसिटी बढ़ रही है, या कैथोड साइड बढ़ रही है, एनोड साइड बढ़ रही है, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इंटेंसिटी का, या नो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जैसा हमने पढ़ा, हील इफेक्ट में क्या होता है कि कैथोड साइड तो क्या होती है, इंटेंसिटी हमारी बढ़ती है, ठीक है, बट क्या होता है कि हमारा एनोड साइड जो होती है वो क्या होती है, इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, घटती है। वो क्यों होती है? एक तो ट्यूब एंगल की वजह से, और जिसकी वजह से वो क्या ना, एनोड जो होता है टारगेट मटेरियल होता है वो थिकर होता है, ठीक है, थिक हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब हो जाती है इंटेंसिटी, उसकी वजह से क्या हो जाता है, इंटेंसिटी घट जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मोर इंटेंसिटी ऑन कैथोड साइड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हील क्या करता है, इसकी निमोनिक्स क्या है? हील वीक्स कैथोड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर हील क्या करता है, एनोड को तो वीक करता है, बट कैथोड को क्या करता है, कैथोड की साइड को इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सरे आर मोर इंटेंस ऑन कैथोड साइड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन इन एंगल्ड एनोड, ठीक है। तो एंगल करेंगे तो वो क्या होता है कि एनोड का जो टारगेट मटेरियल होता है वो थिकर हो जाता है, ठीक है, एंगल्ड की वजह से, उसकी वजह से वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो आप, जाहिर सी बात है कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दें, ठीक है। अभी चीज़ें हैं, मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, हो जाएंगी मैनेज आपके सहयोग से। तो आपसे यही सहयोग की अपेक्षा है कि आप जो भी कमियां लगें उसको आप मेंशन करें, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच डिवाइस कंट्रोल एक्सपोजर टाइम इन एक्सरे ट्यूब? तो कौन सी डिवाइस है जो कंट्रोल करती है एक्सपोजर टाइम को, ठीक है। क्या वो रियोस्टेट है, या टाइमर सर्किट है, या रेक्टिफायर है, या फिलामेंट ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो कौन सा करता है हमारे एक्सपोजर टाइम को कंट्रोल? वो करता है टाइमर सर्किट, ठीक है, टाइमर सर्किट,
ठीक है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है टाइमर, ठीक है। तो टाइमर सर्किट क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे एक्सपोजर टाइम को, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन और निमोनिक्स देखते हैं, ठीक है। निमोनिक्स टी फॉर टाइमर, टी फॉर टाइम, ठीक है। तो टाइमर जैसा कि निमोनिक्स हमें क्लियरली मैं बता रही है कि क्या होगा, टी फॉर टाइम, टी फॉर टाइमर, टी फॉर टाइम, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन का टाइमर सर्किट रेगुलेट ड्यूरेशन ऑफ करंट थ्रू ट्यूब, ठीक है। तो टाइमर सर्किट रेगुलेट करती है कि कितने ड्यूरेशन तक हमें करंट मतलब करंट को ट्यूब में फ्लो करना है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सपोजर हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फोकल स्पॉट साइज इज रिड्यूस्ड बाय, ठीक है। तो फोकल स्पॉट साइज किसके द्वारा रिड्यूस की जाती है, क्या वो लार्ज एनोड एंगल के द्वारा की जाती है, या स्मॉल एनोड एंगल के द्वारा की जाती है, या हाई एमए के द्वारा की जाती है, लॉन्ग एसआईडी के द्वारा की जाती है। तो जैसा कि हमें पता चल रहा है कि इन दोनों का तो ज़्यादा रिलेशन इससे लग नहीं रहा है, ठीक है, फोकल स्पॉट साइज का, ठीक है। फोकल स्पॉट साइज किससे डिफाइंड होता है, मेनली वो एंगल से होता है। अब ये डिपेंड करता है कि एंगल बड़ा होगा या छोटा होगा। तो हमने जैसा कि मेंशन किया था किसमें, लाइन फोकस प्रिंसिपल और हील इफेक्ट के लिए, ठीक है। अगर क्या कहते हैं इसमें बोला क्या है कि हील फोकल स्पॉट साइज रिड्यूस्ड बाई, अगर रिड्यूस करेंगे एंगल, किसी चीज़ का एंगल बढ़ाएंगे तो क्या वो उसकी साइज रिड्यूस होगी या बढ़ेगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एंगल हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी साइज बढ़ेगी। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा है, रिड्यूस के बारे में पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, ठीक है, स्मॉल एनोड एंगल, ठीक है। स्मॉल एनोड एंगल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फोकल स्पॉट साइज रिड्यूस हो जाएगा। अब फोकल स्पॉट साइज क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। फोकल स्पॉट साइज जहाँ पे जो कैथोड से एमिट हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कैथोड से एमिट हुए इलेक्ट्रॉन वो जहाँ पे स्ट्राइक करते हैं जिस पार्ट से टारगेट के, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा फोकल स्पॉट, ठीक है, ठीक। अब आगे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्मॉल एंगल स्मॉल स्पॉट होगा, ठीक है, ये जैसा कि हमने पहले बताया है वो बता रहा है, ठीक है। स्मॉल एंगल स्मॉल स्पॉट, एक्सप्लेनेशन क्या है, लाइन फोकस प्रिंसिपल रिड्यूसेस इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज बाय यूजिंग एनोड एंगल, ठीक है। तो एनोड एंगल को रिड्यूस करके उसके क्या नाम है, फोकल स्पॉट साइज को, इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। जिससे हमारी इमेज क्वालिटी और इमेज शार्पनेस हमारी बढ़ती है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और आज का 10th। विच पार्ट ऑफ एक्सरे ट्यूब प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये इसमें क्या पूछ रहा है कि एक्सरे ट्यूब का जो कौन सा ऐसा पार्ट, ठीक है, कौन सा ऐसा पार्ट है, विच पार्ट, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है क्या, इलेक्ट्रॉन को, क्या एनोड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, क्या फिलामेंट इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, क्या फोकसिंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, ग्लास एनवेलप करता है, ठीक है। तो जैसा कि डी है, डी में दिया क्या, ग्लास एनवेलप, ग्लास एनवेलप होगा नहीं, ठीक है। मैंने ग्लास एनवेलप होता क्या ये आपको बताने के लिए, तो ग्लास एनवेलप क्या होता है कि एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, वैक्यूम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, ठीक है, जो कि कल मैंने बताया था इसके रेस्पेक्ट में। फोकसिंग कप का क्या काम है, फोकसिंग कप क्या करती है, वो फोकस करती है किसको, इलेक्ट्रॉन को, कहाँ पे, टारगेट के फोकल स्पॉट के लिए, ठीक है। और फिलामेंट का काम क्या होता है, जी हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। फिलामेंट का काम होता है किसका, इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने का, ठीक है। और एनोड का काम क्या होता है, एनोड का काम होता है आफ्टर इंट्रैक्शन, ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है आपका एक्सरे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिलामेंट फायर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये निमोनिक्स हो गई आपकी, और अब एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। हीटेड टंगस्टन फिलामेंट एमिट्स इलेक्ट्रॉन बाय थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। तो अगर टंगस्टन को हम क्या करेंगे, फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना हुआ उसको हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और प्रोसेस का नाम क्या है, थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। थर्मियोनिक एमिशन तो अब तक समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से आप कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगी एक्सरे प्रोडक्शन की, ओवरऑल समरी और सब कुछ किया जाएगा उसमें कवर, और उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और इसके बाद वो लास्ट वीडियो होगी जो कि सब कुछ A to Z आपका इस चैप्टर से बाहर का कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है, उस वीडियो में, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच इंटरेक्शन डोमिनेट, ठीक है, विच इंटरेक्शन, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विच इंटरेक्शन डोमिनेट्स एट ग्रेटर देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन फोटोन एनर्जी,
ठीक है। तो जैसा कि ये किस में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, तो क्या वो कॉम्पटन स्कैटरिंग होती है, क्या वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, पेयर प्रोडक्शन होता है, या ब्रह्मस्टर्लिंग रेडिएशन होती है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, क्या ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन जो है, क्या ये प्रायरली हम डायग्नोस्टिक में यूज करते हैं? नहीं जी, इससे ऊपर की एनर्जी को हम प्रायरली यूज नहीं करते, वो किस में करते हैं, फोटो डिसइंटीग्रेशन कहाँ भी यूज होता है। ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो पेयर प्रोडक्शन होगा, सॉरी फोटो डिसइंटीग्रेशन में बोल रहा हूँ। ठीक है। पेयर प्रोडक्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि ग्रेटर देन 1.202 मेगा इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, 1 से ज़्यादा होती है, तो वो पेयर प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और पेयर प्रोडक्शन जिस डायग्नोस्टिक मॉडलिटी में यूज होता है, वो कौन सी डायग्नोस्टिक मॉडलिटी है? वो है पेट। ठीक है। पेट की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है 0.511 के दो क्या प्रोड्यूस होते हैं, दो पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लगभग सेम ही होते हैं, बस इसमें चार्ज का क्या होता है, डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो इसका आंसर जो हो रहा है वो पेयर प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। कॉम्पटन और फोटो इलेक्ट्रिक जो होते हैं, मोस्ट डायग्नोस्टिक जो एनर्जी हमारी यूज होती है, उस पर डोमिनेट करते हैं। ठीक है। तो अगले को इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। पेयर स्टार्ट। ठीक है। तो पेयरिंग किस पे स्टार्ट हो जाती है? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? निमोनिक्स ये हो गया। एक्सप्लेनेशन क्या है? पेयर प्रोडक्शन थ्रेशोल्ड इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन डोमिनेटेड हाई एनर्जी। ठीक है। इस पे तो स्टार्ट हो जाता है, बाकी और हाई एनर्जी होगी तो उस पर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। रेक्टिफायर्स इन एक्सरे ट्यूब। ठीक है। रेक्टिफायर्स इन एक्सरे सर्किट आर यूज्ड टू। तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है? क्या वो कन्वर्ट करता है एसी टू डीसी, या इंक्रीज करता है फिलामेंट करंट को, या स्टेप डाउन वोल्टेज करता है, या कंट्रोल एक्सपोजर टाइम को करता है? एक्सपोजर टाइम को कंट्रोल करने के लिए अभी मैंने टाइमर सर्किट का जिक्र किया था। ठीक है। स्टेप डाउन वोल्टेज क्या करेगी? स्टेप डाउन कर देगी वोल्टेज को। तो इसका रेक्टिफायर से क्या मतलब है? रेक्टिफायर ये काम करता नहीं, ये करता है ट्रांसफार्मर करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है, इंक्रीज फिलामेंट करंट, नहीं जी, इंक्रीज फिलामेंट को करेंगे हम वो ट्यूब करंट के द्वारा करेंगे। ठीक है। ट्यूब करंट को बढ़ा के करेंगे। तो कन्वर्ट क्या करेगा? एसी टू डीसी। रेक्टिफायर क्या करता है? कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। एसी का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है। हमारी एक्सरे जो ट्यूब होती है वो वर्क करती है किस पे? डीसी पे। ठीक है। डीसी में क्या होता है कि कम से कम क्या होती है, कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है। उसमें वेरिएशन जो होता है वो कम होता है। ठीक है। इसलिए हमारी जो एक्सरे प्रोडक्शन के लिए जरूरी है वो कंसिस्टेंट करंट चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। ठीक है। अब इसका क्या नाम है, निमोनिक्स देख लेते हैं। आर फॉर रेक्टिफायर और आर फॉर रिवर्स ब्लॉक। ठीक है। तो रिवर्स कर रहा है, एसी को डीसी में चेंज कर रहा है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेक्टिफायर्स अलाउ करंट इन वन डायरेक्शन। ठीक है। तो एक रेक्टिफायर का ये भी रोल है कि वो सिर्फ करंट को किस में मतलब फ्लो करता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। जैसे कि ये हो गया, ये एसी हमारी हो गई, यहाँ से आती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पूरी साइकिल में जाती है। ठीक है। बट क्या होता है कि जो हमारा डीसी होता है वो कंसिस्टेंट में प्रोवाइड करता है। ठीक है। इस तरीके से फॉर्म में वो ट्रेवल करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 53। द फंक्शन ऑफ कॉलीमीटर। ठीक है। पूछा क्या है? द फंक्शन ऑफ कॉलीमीटर इन एक्सरे इज। ठीक है। तो कॉलीमीटर का फंक्शन क्या है एक्सरे में? ठीक है। क्या वो इंक्रीज पेनिट्रेशन को करता है, रिड्यूस स्कैटर को करता है, इंक्रीज इंटेंसिटी को करता है, रिड्यूस एमएस को करता है? तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। इंक्रीज पेनिट्रेशन को। ठीक है। तो इसमें कोई वो है नहीं, ये होगा नहीं जी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी होगा, रिड्यूस स्कैटर। क्या क्या कॉलीमीटर क्या करता है? बीम लिमिटिंग डिवाइस से बोल देते हैं ना, पॉजिटिव बीम, बीम लिमिटिंग डिवाइस। ठीक है। तो बीम को लिमिट करेगी, तो जो पेरीफेरी की रेडिएशन होगी, ठीक है, पेरीफेरी की रेडिएशन जो होगी वो क्या हो जाएगी? शेप में कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है। कन्वर्ज हो जाएगी तो सिंपल सी बात है कि मतलब हमारी जो स्कैटर रेडिएशन होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके मतलब एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे, जो कि ऑप्शन क्या है? बी है। क्या करता है? रिड्यूस स्कैटर करता है। निमोनिक क्या है? कॉलीमीटर। कॉलीमीटर क्या करता है? कट एरिया करता है, जो लेटरल साइड की एरिया होती है, जो हमारी पेरीफेरी की एरिया होती है, उसको कम करता है, जिसकी वजह से स्कैटर रिड्यूस होती है और हमारी इमेज अच्छी फॉर्म होती है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? कॉलीमीटर लिमिट्स बीम साइज, लेस स्कैटर, बेटर इमेज कंट्रास्ट। ठीक है। ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ करंट इज यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब। तो किस टाइप का करंट यूज होता है हमारे फिलामेंट
फिलामेंट के मतलब एक्सरे ट्यूब के फिलामेंट में, ठीक है, किस टाइप का करंट, ठीक है, वो एसी यूज होता है, डीसी यूज होता है, पल्स डीसी होता है, हाई फ्रिक्वेंसी एसी होता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है क्या होता है, वो एसी होता है, डीसी होता है, ठीक है। और डीसी में कन्वर्ट कौन कर रहा था, डीसी में कन्वर्ट कर रहा था हमारा रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर क्या करता है, करंट की फ्लो की डायरेक्शन को यूनि डायरेक्शन रखता है। निमोनिक्स क्या होता है इसका, निमोनिक्स क्या है, डायरेक्ट हीट डायरेक्ट करंट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या, फिलामेंट रिक्वायर डीसी टू मेंटेन स्टडी थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। अब हमें डीसी की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे कि मैंने पहले बताया ही था कि कंसिस्टेंसी के लिए। तो ये क्या करता है, मेंटेन स्टडी स्टडी, ठीक है। स्टडी का मतलब क्या होता है, समानांतर, ठीक है, मतलब रेगुलरली वे में, ठीक है। तो उसको करता है कौन, डीसी करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच फैक्टर डिक्रीज पेशेंट डोज मोस्ट इफेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें से कौन सा फैक्टर है जो मोस्ट इफेक्टिवली क्या करता है, डिक्रीज करता है पेशेंट डोज को, ठीक है। तो ऑप्शन ए है एमए, कॉलीमेटर, केवीपी, एसआईटी। तो क्या एमए करता है, एमए को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या वो पेशेंट डोज को डिक्रीज करेगा, नहीं जी, इंक्रीज होती है पेशेंट डोज। एमए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एमए जितना बढ़ेगा उतना हमारा टाइम बढ़ेगा, और टाइम बढ़ेगा तो क्या होगी, डोज भी बढ़ेगी। जैसा कि हमने टीडीएस रूल में पढ़ा, टाइम डिस्टेंस शील्डिंग, ठीक है, कम से कम टाइम बिताना है रेडिएशन सोर्स के पास, और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी डिस्टेंस, और अगर ये सारी पॉसिबल नहीं चीज़ें नहीं है तो शील्डिंग करनी है, ठीक है। तो जैसा कि अब सेकंड ऑप्शन है कॉलिमेशन, ठीक है। तो इसका आंसर, सही जो आंसर हो जाएगा वो कॉलिमेशन हो जाएगा। कॉलिमेशन क्या करता है, इससे पहले भी हमने देखा है कि कॉलिमेशन क्या करता है, बीम को लिमिट करता है, ठीक है। तो बीम लिमिट करता है तो स्कैटर रेडिएशन रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से पेशेंट डोज कम होती है, ठीक है। अब आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन बी इसका करेक्ट। अब देखते हैं निमोनिक्स का कट फील्ड कट डोज, ठीक है, ये पहले ही हमने देख लिया था। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, कॉलिमेशन रिड्यूसेस अननेसेसरी एक्सपोजर लीस्ट डोज, ठीक है। ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ग्रिड इज यूज्ड इन रेडियोग्राफी टू। अब पूछ रहा है कि ग्रिड का यूज क्या है, क्या वो इंक्रीज करती है इमेज ब्राइटनेस को, या रिड्यूस करती है स्कैटर रीचिंग द फिल्म, या रिड्यूस पेशेंट डोज, और इंक्रीज इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि नंबर्स ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाना, ठीक है, जो कि एमए का काम है, ठीक है। एमए का काम है किसका, इंक्रीज इंटेंसिटी को बढ़ाना। केवीपी के अभी हमने पढ़ा था, केवीपी के स्क्वायर के, और वो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, और एमए के, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और रिड्यूस पेशेंट डोज, ग्रिड ग्रिड को यूज करने से पेशेंट डोज बढ़ती है ना कि घटती है, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस लिखा हुआ, तो ये भी गलत हो गया। रिड्यूस स्कैटर रीचिंग द फिल्म, ठीक है, जी हाँ, ये आंसर सही है, ऑप्शन बी सही है। क्या करती है, रिड्यूस करती है स्कैटर को, स्कैटर को रिड्यूस करती है कहाँ पहुँचने तक, फिल्म तक, ठीक है। और ग्रिड प्लेस कहाँ होती है, क्या वो सोर्स और पेशेंट के बीच में प्लेस होती है, या पेशेंट और इमेज प्लेट के बीच में, रिसेप्टर के बीच में प्लेस होती है। तो वो पेशेंट और, ये हो गया पेशेंट आपका, और ये हो गया ये हो गया क्या, इमेज रिसेप्टर, और इसके बीच में जो प्लेस होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी ग्रिड हो जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन बी, ग्रिड क्या करती है, ग्रिड गार्ड्स करती है इमेज को, ठीक है। ग्रिड गार्ड्स इमेज फ्रॉम स्कैटर, ठीक है। तो इसका जो निमोनिक्स है वो क्या है कि ग्रिड सुरक्षा देती है किसको, इमेज को, फ्रॉम किससे, स्कैटर्ड से, ठीक है। तो आज का क्या एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रिड एब्जॉर्ब स्कैटर इंप्रूव्स इमेज कंट्रास्ट बट इंक्रीज डोज, ठीक है। ग्रिड एब्जॉर्ब तो करती है स्कैटर को, और इम्प्रूव करती है इमेज कंट्रास्ट को, बट क्या कर देती है, बढ़ा देती है पेशेंट डोज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इंट्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ऐसा पूछ रहा है कि कौन सा इंट्रैक्शन, जो हमारे 5 टाइप्स के इंट्रैक्शन होते हैं, कौन कौन से इंट्रैक्शन होते हैं, कॉम्पटन हो गया, कोहेरेंट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक हो गया, कॉम्पटन हो गया, पेयर प्रोडक्शन हो गया, फोटो डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो इसमें से कौन सा ऐसा इंट्रैक्शन है, ठीक है, जो क्या करता है, जो डिपेंड नहीं करता है एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। तो क्या हमारा कॉम्पटन नहीं करता है, क्या हमारा फोटो इलेक्ट्रिक नहीं करता है, क्या हमारा पेयर प्रोडक्शन नहीं करता, ब्रह्मस्टरलंग नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो स्पेक्ट्रा हो गया, स्पेक्ट्रा को दे दिया है, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। पेयर प्रोडक्शन भी करता है, ठीक है। क्या होता है, जेड के स्क्वायर के डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली होता है, ये कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक जो होता है जेड के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कॉम्पटन जो होता है वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किससे, एटॉमिक नंबर से, ठीक है।
तो इसका आप देख लेते हैं हम एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, कॉम्पटन दिया है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन है कि कॉम्पटन डिपेंड्स ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉट जेड, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हीट इन एक्सरे ट्यूब डिसिपेटेड मेनली बाय, ठीक है। तो उस तरीके से पूछा है कि मतलब हीट जो होती है, क्योंकि 99% हमारे एक्सरे ट्यूब में हीट फॉर्म हो रही थी, 1% एक्सरे फॉर्म हो रही थी, तो हीट को क्या करना है, रिमूव करना है, डिसिपेट करना है, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंटली एक्सरे फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या हीट डिसिपेशन की कौन कौन सी मेथड होती है, क्या वो रेडिएशन है, क्या वो कंडक्शन रेडिएशन है, या कन्वेक्शन है, या रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ऐसे कि हमने पढ़ा है कि रेडिएशन भी है, कंडक्शन भी है और कन्वेक्शन भी है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मेनली पूछा है, ठीक है, मेनली किसके द्वारा होती है, वो रेडिएशन के द्वारा होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे बी दिया है, बट मेनली अगर पूछा है तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, रेडिएशन, ठीक है। और इसके लिए ले सकते हैं हम ऑप्शन बी को, ठीक है, बी ही कर लीजिए, ठीक है। मेनली अगर वो इससे पूछा जाता है तो कंडक्शन और रेडिएशन यहाँ पे दे दिया है तो सही है, और साथ में कन्वेक्शन होता है, तीनों होता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो होता है वो रेडिएशन होता है, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं, नेमोनिक्स कूल कंडक्शन प्लस रेडिएशन, ठीक है। इसकी नेमोनिक्स हो गई। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, हीट फॉर्म्स एनोड, हीट फॉर्म्स एनोड, नेमोनिक्स थी हाई फ्रिक्वेंसी हाई स्टेबिलिटी, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर प्रोड्यूस नियरली रिपल फ्री डीसी, ठीक है, डीसी प्रोड्यूस कर रहा है कांस्टेंट पोटेंशियल पर, ठीक है। कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इन इमेज इंटेंसीफायर इनपुट फॉस्फर इज मेड अप ऑफ, जो इमेज इंटेंसीफायर होता है, ट्यूब होती है, ठीक है, जो हमारी कहाँ यूज होती है, फ्लोरोस्कोपी में होती है, ठीक है। इमेज उसमें इनपुट फॉस्फर जो होता है वो किसका बना होता है, वो सीजियम आयोडाइड का बना होता है, सोडियम आयोडाइड का बना होता है, या बेरियम फ्लोरोहाइलाइड का बना होता है, जिंक कैडमियम सल्फाइड का बना होता है। जैसा कि ऑप्शन दे रहा है डी क्या है, जिंक कैडमियम सल्फाइड, ये तो क्या होता है, आउटपुट सर फॉस्फर बना होता है, ठीक है। आउटपुट फॉस्फर किसका बना होता है, वो बना होता है जिंक कैडमियम सल्फाइड का। इनपुट फॉस्फर जो होता है वो सीजियम आयोडाइड का बना होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए। अब इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन और आंसर, आंसर तो ए हो गया, ठीक है। निमोनिक्स क्या है, इनपुट, और इनपुट जैसा कि सीजियम आयोडाइड में आई फॉर इंडिकेट कर रहा है इनपुट आयोडाइड, ठीक है। तो ये हो गया। एक्सप्लेनेशन क्या है, सीजियम आयोडाइड इनपुट फॉस्फर एफिशिएंटली कन्वर्ट एक्सरे टू लाइट, ठीक है। तो एफिशिएंटली क्या करता है, कन्वर्ट करता है एक्सरे को लाइट में, ठीक है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन, ठीक है। आप ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है। और आज थोड़ा सा नया वो था, पेज था, तो जिसकी वजह से बहुत बार वेरिएशन हुआ है, चीज़ें हुई हैं, और उसकी वजह से थोड़ा इफेक्टिवली मैं वो कनेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। तो उसके लिए क्षमा है, ठीक है। बाकी जो भी सजेशन हो आप दे सकते हो, और वीडियो को अगर वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चन पसंद आते हैं, जैसा कि मैंने मेंशन कर रखा है कि सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमारे क्वेश्चन क्या नाम सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन तैयार करके हम एग्जाम को करेक्ट कर लेंगे, ठीक नहीं, वो मेथड सही नहीं है। मेथड ये है कि हमारे आसान क्वेश्चन कम से कम या ना के बराबर गलत हो, ठीक है। तो उसके लिए हमारी क्या है कि जरूरी है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सहयोग करेंगे, और जो भी अभी तक मेरी फ्लुएंट चीज़ें नहीं हैं उसको फ्लुएंट कराने में हेल्प करेंगे। और बाकी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो ये भूलना नहीं है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।